भारतीय संवैधानिक इतिहास के संदर्भ में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार और साइमन कमीशन के बीच सही संबंध कौन सा है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द रिलेशन बिटवीन द मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स एंड द साइमन कमीशन? चेम्सफोर्ड सुधार जो दोस्तों 1919 में यह अधिनियम आया था, और साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? 1927 में हुआ था। ये गैप था इतना। अब ऑप्शंस को पढ़िए। पहला ऑप्शन कह रहा है साइमन कमीशन ने सुधारों को पूरी तरह लागू किया। तो क्या साइमन कमीशन ने लागू किया था सुधारों को? 1919 का अधिनियम था और साइमन कमीशन का गठन होता है 1927 में, तो कहां से ये सही होगा? बिल्कुल गलत है। साइमन कमीशन ने सुधारों की 10 वर्ष बाद समीक्षा की। साइमन कमीशन ने सुधारों की 10 वर्ष बाद समीक्षा नहीं की थी, बल्कि ये 1927 में ही गठित हो गया था। ठीक है, अर्थात 1929 में होता ना 10 वर्ष, लेकिन 1927 में गठित हो गया था। हालांकि 1919 में जो प्रावधान था उसमें कहा गया था कि 10 वर्ष बाद एक समिति बनाई जाएगी जो इसका अध्ययन करेगी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों का, और अपनी रिपोर्ट देगी। तो 2 वर्ष पहले ही एक कमेटी बन गई और अध्ययन करना इसने प्रारंभ कर दिया। ठीक है, तो फिलहाल तीसरा देखते हैं। दूसरा वाला भी आंशिक रूप से सही है। तीसरा है सुधारों का प्रस्ताव साइमन कमीशन ने रखा था। तो सुधारों का प्रस्ताव, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का प्रस्ताव साइमन कमीशन ने नहीं रखा था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की कमियों में क्या सुधार किया जाए, इसका जरूर साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में प्रस्तुत किया था, और बाद में 1935 के इसके रिपोर्ट के आधार पर 1935 का अधिनियम आया था। तो सी वाला भी गलत है, क्योंकि हमको दोनों में सुधार, दोनों में क्या संबंध है ये देखना है। तीसरा है, चौथा है साइमन कमीशन सुधारों के लागू होने से पहले गठित हुआ था। तो ये भी गलत है। साइमन कमीशन तो 1927 में गठित हुआ था। तो राइट आंसर इसमें सत्य के सबसे नजदीक कौन सा है? तो बी वाला है। बाकी ए, सी और डी पूरी तरीके से गलत हैं। तो फिलहाल इसमें जो है राइट आंसर हो जाएगा बी वाला। 1920 के दशक में नो चेंजर समूह का मुख्य विचार क्या था? देखिए, 1920 के दशक में जब असहयोग आंदोलन होता है और असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया जाता है चौरी चौरा की घटना के बाद, तो ये जो कांग्रेस थी दो गुटों में एक प्रकार से बढ़ जाती है। वैचारिक ग्रुप, दो वैचारिक ग्रुपों में बढ़ जाती है। एक था नो चेंजर ग्रुप, दूसरा था प्रो चेंजर ग्रुप। नो चेंजर ग्रुप कुछ समय के लिए व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं चाह रहा था। वो गांधी जी के नेतृत्व में जो रचनात्मक सुधार थे उनकी तरफ, लोगों को सशक्त बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने की तरफ आगे बढ़ रहा था। वहीं प्रो चेंजर ग्रुप वो बदलाव चाहता था, व्यवस्था बदलाव चाहता था, जिसका नेतृत्व मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जैसे लोग कर रहे थे, जिन्होंने स्वराज पार्टी का गठन किया था। तो वो प्रो चेंजर ग्रुप थे और ये गांधी जी के नेतृत्व वाले नो चेंजर ग्रुप थे। तो अब देखिए क्या है नो चेंजर समूह का मुख्य विचार क्या था? राजनीति से पूरी तरह दूर रहना, परिषद चुनाव में भाग न लेकर कांग्रेस के भीतर रचनात्मक कार्य करना, केवल ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करना, कांग्रेस का सभी संगठनों में विलय करना। तो हमने आपको जो बताया बी, परिषद चुनाव में भाग न लेकर कांग्रेस के भीतर रचनात्मक कार्य करना, ये नो चेंजर ग्रुप का ये विचार था। प्रो चेंजर और नो चेंजर हमने आपको बताया, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला। 1923 में जैसा कि हमने बताया कि प्रो चेंजर ग्रुप ने स्वराज दल का गठन किया कांग्रेस के भीतर ही। 1923 में स्वराजियों ने विधान परिषद में प्रवेश क्यों किया था, जो स्वराज पार्टी वाले थे? तो ऑप्शन है आपके सामने। पूर्ण स्वतंत्रता के लिए विधेयक पारित करने के लिए, परिषद को भीतर से निष्क्रिय करना और मंच के रूप में उपयोग करना, डोमिनियन स्टेटस पर वार्ता करने के लिए और प्रांतीय सरकार बनाने के लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला, टू wreck द काउंसिल फ्रॉम विद इन एंड यूज देम एज अ पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म। अपनी बात को रखने का सबसे उचित माध्यम ये रखते थे, और ये इनको लगता था कि हम भीतर से रख करके इसका विरोध करके इसको कमजोर खोखला कर सकते हैं। तो बी वाला इसका राइट आंसर है। कैबिनेट मिशन योजना में प्रांतों का ग्रुपिंग भारतीय नेताओं को मुख्यतः क्यों खल रहा था? इन द कैबिनेट मिशन प्लान द ग्रुपिंग ऑफ प्रोविंसेस वाज सीन बाय इंडियन लीडर्स एज प्रॉब्लमेटिक मेनली बिकॉज। देखिए, 3 ग्रुप्स में बांटे गए थे जो भारतीय प्रांत थे, ए, बी और सी। ग्रुप ए में हिंदू बहुल प्रांत शामिल थे, बाकी बी और सी में मुस्लिम बहुल प्रांत थे। और यही जो ग्रुपिंग थी, जो बी और सी में मुस्लिम बहुल प्रांत थे, ये भारतीय नेताओं को, खासकर जो विभाजन के पक्ष में नहीं थे, सांप्रदायिकता जो पसंद नहीं करते थे, और कांग्रेस नेताओं को यह विभाजन पसंद नहीं आया, ये जो ग्रुपिंग थी पसंद नहीं आया, क्योंकि इससे क्या हो सकता था, केंद्रीय सत्ता कमजोर हो सकती थी और सांप्रदायिक विभाजन को बल मिल सकता था। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? बी वाला। मुस्लिम बहुल प्रांतों को संघ में अत्यधिक शक्ति यह देता था, तो बी वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा। असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस ने किस संवैधानिक ढांचे के तहत होने वाले चुनाव का बहिष्कार किया? ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट द कांग्रेस डिसाइडेड टू बायकॉट इलेक्शंस अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। तो लखनऊ पैक्ट तो हो नहीं सकता, क्योंकि तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौते वाला पैक्ट था, समझौता था। माल्य मिंटो सुधार 1909 में आया था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में आया था। भारत शासन अधिनियम से कोई मतलब ही नहीं था, वो तो 1935 में जाकर आया। तो असहयोग आंदोलन ठीक पहले जो इसका सुधार आया था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, इसके तहत जो चुनाव होने थे उसका विरोध इसमें बहिष्कार किया गया। तो एक स्टेटमेंट भी अलग से पूछ सकता है कि इसमें से क्या सत्य है, तो 1919 के अधिनियम के अंतर्गत पूछ सकता है, 4 विकल्प देगा, उसमें से ये याद रखिएगा कि हाँ, असहयोग आंदोलन में इसके तहत जो चुनाव होने थे उसका भी बहिष्कार किया गया था।
हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, अब यहाँ पे आंसर भी दे दिया है गलती से, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको पता है एचआरए गठन हुआ था, जो काकोरी षड्यंत्र हमने कल पढ़ाया भी था आपको, काकोरी जो एक्शन, काकोरी ट्रेन एक्शन, अब उसका नाम हो गया, पहले काकोरी षड्यंत्र या काकोरी कांड कहा जाता था उसको। तो उनमें 1927 में सबको फांसी हो गई। उसके बाद 1928 में एचआरए के स्थान पे एचएसआरए का गठन हुआ, इसमें सोशलिस्ट शब्द को जोड़ दिया गया। मतलब यह है कि इसको एक वैचारिक आधार भी प्रदान किया गया। इसके पहले सिर्फ क्रांतिकारी गतिविधियां हिंसा पर केवल आधारित थी, अब इसमें सशस्त्र विद्रोह के साथ साथ, युद्ध के साथ साथ क्या जोड़ दिया गया, विचार भी जोड़ दिया गया। तो यही अंतर था मुख्य, यही पूछा भी गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, समाजवाद और सशस्त्र क्रांति को मिलाकर चलाना था, बी वाला इसका राइट आंसर, जो इसके नाम में भी छिपा हुआ है। 1883 के इल्बर्ट बिल विवाद का सीधा परिणाम क्या हुआ। इल्बर्ट बिल विवाद, तो देखिए दोस्तों, ये इल्बर्ट बिल आया था 1883 में रिपन के कार्यकाल में, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में आया था, और बड़ा बढ़िया था। इसमें यह था कि जो भारतीय न्यायाधीश थे वो भी यूरोपीय अपराधियों का केस सुन सकते थे, लेकिन यूरोपियों ने इसको अपना अपमान माना और इसका विरोध किया, जिसको व्हाइट विद्रोह भी कहते हैं भारत में, सफेद विद्रोह भी कहते हैं, श्वेत विद्रोह भी कहते हैं इसको। ये श्वेत विद्रोह का परिणाम ये हुआ कि जो इल्बर्ट बिल था उसमें संशोधन के साथ इसको लाया गया और एक प्रकार से निष्क्रिय हो गया, ये इसका जो प्रभाव होना था वो निष्क्रिय हो गया, जिसमें एक प्रकार से गोरों को सफलता भी मिली और उनमें एकजुटता भी बढ़ी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, भारत में यूरोपीय एकजुटता मजबूत हुई। ठीक है, स्ट्रेंथनिंग ऑफ यूरोपियन सॉलिडेरिटी इन इंडिया, इसने ये काम किया, इल्बर्ट बिल विवाद ने काम किया 1883 के। निम्नलिखित में से कौन 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा जो लखनऊ में स्थापित हुई थी उससे जुड़ा नहीं था। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना से कौन जुड़ा नहीं था इनमें से 1936 के, एनजी रंगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती, पीसी जोशी या एमएन राय। देखिए एनजी रंगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती और पीसी जोशी इसके प्रारंभिक संस्थापक थे। एमएन राय ये समाजवादी विचारक तो थे, लेकिन ये इससे जुड़े हुए नहीं थे। ठीक है, राइट आंसर होगा डी वाला, इसकी स्थापना जुड़े हुए नहीं थे। अगस्त प्रस्ताव असफल क्यों हुआ। देखिए अगस्त प्रस्ताव 1940 में लिनलिथगो लाया, यह असफल क्यों हुआ, क्योंकि भाई भारतीय जो है अब स्वशासन के पक्षधर हो चुके थे, डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहते थे, और अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से क्या दिया जा रहा था, डोमिनियन स्टेटस दिया जा रहा था। डोमिनियन स्टेटस मतलब ठीक है स्वायत्त रहोगे लेकिन रहोगे हमारे अंडर ही, यही था स्टेटस। ठीक है, स्वतंत्र रहोगे लेकिन हमारे अंडर में रहोगे, अर्थात संप्रभु नहीं रहोगे। स्वतंत्रता और संप्रभुता में अंतर होता है। हमने आपको स्वतंत्र किसी को छोड़ दो लेकिन संप्रभु न रहे, मतलब आपके ही आदेशों पर चले तो स्वतंत्र नहीं रह सकता है ना, उसको स्वतंत्रता नहीं, रियल स्वतंत्रता नहीं कहेंगे उसे। तो इसी का विरोध था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला। इसने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही डेमोनियन स्टेटस का वादा किया, जबकि भारतीय नेता जो है वो स्वशासन के पक्षधर थे, त्वरित स्वशासन चाहते थे, तुरंत स्वशासन की मांग कर रहे थे। तो ए वाला इसका राइट आंसर है। पूना पैक्ट जो महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर और महात्मा आदि के प्रतिनिधियों, क्योंकि वो तो जेल में थे, मदन मोहन मालवीय आदि प्रतिनिधि थे उनके उस समय, तो उनके मध्य हुआ था। और इस एक प्रकार से अगर हम बात करें तो महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के मध्य हुआ था। इसने क्या किया, बदलाव क्या किया, तो पृथक निर्वाचन मंडल जो दलितों के लिए लागू किया जाने वाला था वो चेंज हो गया, अब संयुक्त निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई, उसमें आरक्षण की बात की गई। तो सबसे पहले आरक्षण का प्रावधान इसमें किया गया। तो दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल हटाकर सामान्य निर्वाचक मंडल में आरक्षित सीटें दी गई। ए वाला इसका राइट आंसर होगा, बी सी डी को विचार करने की जरूरत नहीं, ए वाला ही सही है आपका। ओहो, ये टाइप राइटर जो है बेवकूफ है एक नंबर का, इसको बताना पड़ेगा। खैर हमने इसको जैसा लिख कर दिया था वैसा इसने छाप दिया है। खैर भारतीय नदियों के संदर्भ में सही युग्म कौन से हैं। सुबनसिरी ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, बिल्कुल सही है। वैनगंगा ये कृष्णा की सहायक नहीं बल्कि गोदावरी की सहायक नदी है, इसको नीचे लिखना था दूसरे स्लाइड में, उसने यहीं पर लिख दिया है। खैर इंद्रावती गोदावरी की सहायक नदी है, ये बिल्कुल सही है। तो 1 और 3 सही है। वैनगंगा, पैनगंगा ये सभी गोदावरी की सहायक नदियां हैं दोस्तों, याद रखिएगा, पूछता है। ठीक, तो राइट आंसर इसका 1 और 3 हो जाएगा। आम्र वर्षा के बारे में सही कथन है, तो ये भी देखिए ऐसे ही दे दिया। प्री मानसून वर्षा है, मानसून के पहले आती है, बिल्कुल सही है। आम और कॉफी की फसल पकने में यह सहायक होती है, ये भी बिल्कुल सही है। आम और कॉफी की फसल के लिए इसको अच्छा माना जाता है, इसीलिए इसको आम्र वर्षा भी कहते हैं। पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है, नहीं बिल्कुल गलत है, पश्चिमी विक्षोभ से इसका कोई लेना देना नहीं होता है। 1 और 2 सही है, तीसरा वाला गलत है। तो केरल, अप्रैल मई में केरल और कर्नाटक में स्थानीय संवहन से इसकी जो उत्पत्ति होती है स्थानीय संवहन से होती है, गर्मी ठंडी से होती है। गरज चमक के साथ होने वाली वर्षा पश्चिमी विक्षोभ से इससे कोई संबंध नहीं है। जो गरज चमक से होने वाली वर्षा होती है इसको आम्र वर्षा कहते हैं। जो संवहनी तरंगों से, संवहनी तरंग मतलब कहीं पर हाई प्रेशर हो गया, कहीं लो प्रेशर हो गया, और जो वायु है क्षैतिज दिशा में हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर प्रभावित होती है, और जहां पर वायु का अभिवहन होता है, ऊपर की तरफ वायु जाती है, ठीक, वहां पर क्या होता है, निम्न वायुदाब आ जाता है। जमीन पर निम्न वायुदाब हो जाएगा। आकाश की तरफ क्या हो जाएगा, मतलब ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा, वहां पर वायु इकट्ठा हो रही है तो वहां पे उच्च वायुदाब हो जाएगा। और उच्च वायुदाब में अगर वहां पर क्या है, आर्द्रता भी है वायु में, तब संघनन की स्थितियां उत्पन्न होंगी जिसके कारण वर्षा होती है, इसको संवहनी वर्षा कहते हैं। तो यही संवहनी वर्षा की बात यहां पर हो रही है।
तो आम्र वर्षा एक प्रकार की संवहनी वर्षा है, याद रखना है। कौन सी पर्वतमाला महानदी और गोदावरी बेसिन के बीच जल विभाजक है? कौन सी पर्वतमाला महानदी और गोदावरी बेसिन के बीच, महानदी कहां पर है आपको पता है, कहां से निकलती है? गोदावरी बेसिन कहां पर है, गोदावरी कहां से निकलती है? अगर ये याद रहेगा आपको तो आपको पता चल जाएगा कि ये मैकाल पर्वत की बात हो रही है। मैकाल पर्वत जो है वो महानदी और गोदावरी बेसिन के बीच जल विभाजक का काम करता है। मैकाल पर्वत, सी वाला राइट आंसर होगा। भारत में कास्ट स्थलाकृति सबसे अधिक कहां पाई जाती है? अभी नरेंद्र मोदी जी क्रोएशिया गए थे, आपको पता है, कुछ समय पहले क्रोएशिया गए थे, और क्रोएशिया में एक प्लेटू पाया जाता है दोस्तों, जिसको कार्स प्लेटू कहते हैं। उसी के नाम से ये नाम बना है, कास्ट स्थलाकृति। ये वो स्थलाकृति होती है जो घुलनशील चट्टानों के अपक्षय और अपरदन से बनती है। ठीक है, जल के घुलने से बनती है। जैसे चूना पत्थर से बना हुआ अगर कोई चट्टान है और उसका अपक्षय होता है या जल उसमें मिलता है, उसकी वजह से कोई चट्टान बनती है, कोई स्थलाकृति बनती है, इसको कास्ट स्थलाकृति कहते हैं। तो भारत में कास्ट स्थलाकृति सबसे अधिक कहां पाई जाती है? राइट आंसर होगा मेघालय के पठार, ए वाला राइट आंसर होगा, मेघालय प्लेटू। ओके, मालवा पठार, छोटा नागपुर पठार, नीलगिरी, ये सभी ठोस चट्टाने हैं। यहां कास्ट स्थलाकृतियां न के बराबर हैं, नगण्य हैं। तो ए वाला राइट आंसर होगा। तमिलनाडु में जो शीत ऋतु की वर्षा होती है वो किस कारण होती है दोस्तों? लौटते हुए मानसून के कारण होती है। लौटता हुआ मानसून मतलब उत्तर पूर्वी मानसून, सी वाला राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सी झील, लेख भ्रंशन से, टेक्टोनिक से बनी है? टेक्टोनिक मतलब टेक्टोनिक प्लेटों के भ्रंशन से या फिर भूभ्रंशन से, भ्रंशन के जितने भी प्रकार होते हैं भ्रंशन से बनी है। देखिए लोकटक झील ये कहां पर है? मणिपुर में। और ये नदी फ्लूवियल झील है, नदी के कारण बनी है, वहां इम्फाल नदी है और उसकी प्रक्रियाओं के कारण, अपरदन अपक्षय प्रक्रियाओं के कारण ये झील बनी है। वूलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है, भूभ्रंश के कारण ये बनी, तो ये टेक्टोनिक झील है। सांबर झील ये वाष्पीकरण के कारण बनी झील है, संभवतः यहाँ पर पहले लैगून झील थी और बाद में ये कटी जब रेगिस्तान का निर्माण हुआ, सागर से रेगिस्तान जब बना तो यहाँ पर सांबर झील संक्षिप्त हो गई। और ये लौड़ी झील है, कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में, और भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लौड़ी झील है। पुलिकट झील ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर है। और ये कैसी झील है? ये लैगून झील है। ठीक है, तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? बी वाला। लैगून झील कैसे बनती है? लैगून झील जैसे महासागर है, ठीक है, महासागर ये तट है और यहाँ पर बालू जम गया तो ये झील के रूप में अलग हो गया, तो इसको लैगून झील कहेंगे। जैसे चिल्का झील है, चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी झील है और सबसे बड़ी लैगून झील है भारत की। सबसे बड़ी लैगून झील कौन है भारत की? चिल्का झील है। सबसे बड़ी झील भी वही है, क्योंकि अब सांभर का आकार कम हो गया है चिल्का की तुलना में। फिलहाल इसका राइट आंसर होगा वुलर। पश्चिमी घाट में पाल घाट दर्रा भूवैज्ञानिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह रिफ्ट घाटी का अवशेष है। यह एक भ्रंशन क्षेत्र है जो केरल और तमिलनाडु के बीच मौसम प्रणाली को आने जाने देता है। यह दो प्राचीन शील्ड के मिलन बिंदु पर है। यह ज्वालामुखी लावा से बना है। देखिए इसमें बी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। एक भ्रंशन क्षेत्र है ये, और तमिलनाडु से केरल के बीच जो मानसून का प्रवाह होता है इसको ये सुगम बनाता है, तो ये इसका महत्व भी है पालघाट दर्रे का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला। यह एक भ्रंशन क्षेत्र है जो केरल और तमिलनाडु के मध्य मौसम या मानसून प्रणाली को आने जाने देता है। उत्तर से दक्षिण की ओर भारत के प्रमुख कोयला क्षेत्रों का सही क्रम। अब आपको ये पता रहेगा कौन सा कोयला क्षेत्र कहां पर है, आप लगा लोगे। तो यहां पर क्या है भैया? झरिया कहाँ है? झारखंड का प्रमुख कोयला क्षेत्र है, झारखंड में है। तालचर कहाँ है? उड़ीसा में। झारखंड से आप दक्षिण जाओगे तो उड़ीसा मिलेगा आपको, और उड़ीसा में तालचर क्षेत्र है, कोयला क्षेत्र। सिंगरेनी कहाँ है? ये है तेलंगाना में। तो आप क्या पूछ रहा है? उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, नॉर्थ टू साउथ जाएंगे। सबसे पहले झरिया मिलेगा, फिर तालचर मिलेगा, फिर सिंगरेनी मिलेगा। ए वाला ही आपका मिल गया, राइट आंसर हो गया। हिंद महासागर की धाराओं के संदर्भ में सही कथन है। सोमाली धारा जो सोमालिया के तट पर बहती है, मानसून के अनुसार साल में 2 बार दिशा बदलती है। देखिए सोमाली धारा, सोमाली करंट के बारे में एक बात जान लीजिएगा, ये एक प्रमुख, एकमात्र ऐसी प्रमुख अद्वितीय धारा है जो मानसून के अनुसार अपनी दिशा बदल लेती है, हवाओं के अनुसार अपनी दिशा बदल लेती है। ठीक, एक बार उत्तर तो एक बार दक्षिण। तो सोमाली धारा मानसून के अनुसार साल में 2 बार दिशा बदलती है, राइट आंसर है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा गर्मियों में भूमध्य रेखा की ओर बहती, नो, ये भूमध्य रेखा की ओर नहीं बहती है, ये दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। ठीक है, चाहे जो ऋतु हो, ये ठंडी जलधारा है। अगुल हास धारा शीत धारा है, ये गर्म जलधारा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए मूर्ति ने काम बिगाड़ दिया, खैर कोई बात नहीं है, आंसर तो आपको वैसे भी पता लगना ही है। भूमध्य रेखी प्रतिधारा पश्चिम की ओर बहती है, गलत है, पूर्व की ओर बहती है। तो फिलहाल इसका राइट आंसर अब आपको पता चल ही गया है, बी वाला राइट आंसर है इसका। मजा खराब हो जाता है अगर इस तरह से आंसर लिख जाता है। हाँ, रिवीजन वाले जब हम मॉड में होते हैं 8-10 दिन पहले, तब चलता है, ठीक है, बोलते चले जाओ ताकि जल्दी से वीडियो बन जाए, लेकिन इसमें थोड़ा समझाने में मजा आता है थोड़ा। फिलहाल सोमाली की धारा जानते रहिए कि दक्षिण पश्चिम मानसून में उत्तर और उत्तर पूर्व मानसून में ये दक्षिण की ओर बहती है। हिंद महासागर की प्रमुख ये जलधारा है। हिमालय के दून के बारे में सही कथन है। अब यहाँ पे कथन में नंबर ही डालना भूल गया। खैर, ये शिवालिक और हिमाद्री के बीच स्थित नहीं है दोस्तों। ये जो हिमालय के दून जो है, जैसे देहरादून हो गया, किसके मध्य स्थित है? आप ही सोचिए। तो ये शिवालिक और मध्य हिमालय के मध्य स्थित है, ठीक है, न कि शिवालिक और हिमाद्री के बीच। तो ये वाला गलत हो जाएगा। ये भ्रंशन से बनी घाटियां, बिल्कुल। देहरादून इसका उदाहरण है, बिल्कुल। तो दूसरा और तीसरा सही है, पहला वाला गलत है।